नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे मीन, मीडियन, मॉड, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और इनका मतलब क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक केस स्टडी है, नेशनल सेमिनार केस स्टडी का नाम है। इस केस स्टडी में हम देख रहे हैं कि कोई एक एबीसी यूनिवर्सिटी है जिसने 3 डेज का नेशनल सेमिनार डिजिटल इंडिया पर कंडक्ट किया है और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर नेशनल सेमिनार में स्टे करेंगे उनकी हाइजीन कंडीशन, जो स्टे कर रहे हैं जहाँ पर उनको स्टे कराया है वहाँ की हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं। और टोटल करीब 800 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उस प्रोग्राम को और सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने 3 डेज के लिए वहाँ पे स्टे के लिए कहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहले दिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबका हमने स्कोर ले लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई डे सेकंड और डे 3 में, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे तो कुछ मिसिंग डेटा भी है इसमें। और जो हाइजीन कंडीशन है वहाँ की वो हमने मेजर की है 0 और 4 के बीच में। और हमने अपने रेस्पोंडेंट से पूछा है कि अगर आपको वहाँ की हाइजीन कंडीशन अच्छी लगती है तो आप 3 या 4 के आसपास टिक करें, और अगर आपको वहाँ की हाइजीन कंडीशन अच्छी नहीं लगती तो आप 0 के आसपास टिक कर सकते हैं। और इसमें हमने ये भी फैसिलिटी दी है अपने रेस्पोंडेंट को कि 0 और 1 के बीच में वो 0.57 या 1.25, 3.56 या 2.78 इस तरीके से वो अपना रेस्पॉन्स दे सकता है। तो अब उसके पास ऑप्शन 4 की जगह बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में भी हमने उसको कहा है कि 0.95 भी आप दे सकते हैं, और या 1 और 2 के बीच में भी आप 1.25 या 1.99 इस तरीके से उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट अपना जो ओपिनियन है वो दे सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आती है कई जगह जहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे सेमिनार वगैरह या कोई भी जो लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हाइजीन कंडीशन की प्रॉब्लम है। तो उसको जानने के लिए हमने ये चेक किया कि लोग वहाँ पर सेटिस्फाइड हैं हमारे प्रोग्राम में या नहीं। ठीक है, तो ये जो डेटा है मेरे पास 800 जो हमारे पास रेस्पोंडेंट हैं, इसमें दोनों ही तरीके के रेस्पोंडेंट हैं। मेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं देखिए इसमें, और हमारे पास यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेंट, दोनों ही तरीके के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है हमने बताया आपको कि 800 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया नेशनल सेमिनार में। और इसमें हमारे पास जो डेटा है 3 दिन का डेटा है, डेटा 1, डे 1, डे 2 और डे 3। जैसे हमने कहा कि डे 1 में तो सभी लोग, हमें जिस दिन लोगों आए सभी लोगों से हमने डेटा फिल करा लिया। और लेकिन डे 2 और डे 3 में हमारे पास जो रेस्पोंडेंट थे वो उन कुछ अवेलेबल नहीं हो पाए। ठीक है, हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह चले गए हों डे 2 और डे 3 में, तो इस वजह से हमारे पास जो कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं डे 2 की और डे 3 की। अब ये देखिए डे 1 का जो पूरा डेटा है हमारा वो सारा कंप्लीट है। अब जैसे फर्स्ट रेस्पोंडेंट ने जो डेटा फिल किया है 3.323, मतलब जब इसको स्टे कराया था हमने तो इसने फर्स्ट डे में हाइजीन कंडीशन जो 0 और 4 के बीच में इसको रेट करना था वो इसने 3.23 किया है। डे 2 में इसी ने 2.13 रेट किया है और डे 3 में इसने 1.63, मतलब इसको हाइजीन कंडीशन वहाँ की डे 1, डे 2, डे 3 में इसको अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, जबकि 1 में ज़्यादा अच्छा स्कोर दिया था। ऐसे ही इसका सेकंड जो पार्टिसिपेंट है उसने जो स्कोर दिया है 0.97 और 0.38, इस तरीके से ये सभी 800 पार्टिसिपेंट्स के स्कोर है। जैसे इसमें देखिए इसने जो पार्टिसिपेंट 3 नंबर का है उसने 2.57 दिया फर्स्ट डे में, उसको अच्छी लगी हाइजीन कंडीशन। डे 2 में उसने देखिए 0.11 दिया
और डे 3 में उसने स्कोर अपना 0.02, मतलब हाइजीन कंडीशन उसको डे 3 में ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो डेटा है जेंडर जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स का जेंडर क्या है, हमने बताया कि दो ही तरीके के हमारे पास है, मेल पार्टिसिपेंट और फीमेल। मेल को हमने 0 कोड किया और 1 किया फीमेल को, और ये जो डेटा है हमारा नॉमिनल स्केल में। फिर हमने जो हाइजीन कंडीशन जो है उस प्रोग्राम की, वो डे 1 में, डे 2 में जो हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 1 इन नेशनल सेमिनार, ये हमारा जो डेटा है वो स्केल में है। ऐसे ही डे 2, डे 3, तो ये हमारे 4 जनरली हमने क्वेश्चंस पूछे हैं जेंडर से, और डे 1 का पूछा उनसे, डे 2 का, डे 3 का डेटा, और इस तरीके से हमारे पास पूरा ये डेटा है। अब इसको नेचर समझने के लिए कि ये डेटा हमें क्या रहा है, इसके लिए हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और जो हमारा डेटा है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बाद जो तीनों दिन का डेटा है उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, और जो जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट है उसको हम फैक्टर लिस्ट में लेकर आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स भी हम बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, स्टेम एंड लीफ की भी जरूरत पड़ सकती, इसको देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और ये नॉर्मलिटी और जो होमोजेनिटी जानने के लिए इसको हम अपने आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर केवल हम जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर प्लॉट्स किया, चूंकि हमारा कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज। अगर कोई हमारा डेटा मिसिंग नहीं होता, तीनों दिन का हमारा 800 रेस्पोंडेंट का डेटा होता, तब हम इसी को टिक करते। लेकिन चूंकि कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो इसको हमने यहाँ पर देखिए कि एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज, यहाँ पर हमने इसको टिक किया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमने डेटा को ओके किया। अब हमारे पास जो आउटपुट आया है, ये जो वीवर, ठीक है, दो ही इसमें विंडो होती है, एक तो डेटा एडिटर और डेटा वीवर। ये देखिए वीवर। अब यहाँ देखिएगा, ये जो इसकी केस प्रोसेसिंग समरी है, इसको हम समझेंगे कि जो हाइजीन कंडीशन है डे 1 की, उसमें मेल पार्टिसिपेंट्स 305 और जो फीमेल पार्टिसिपेंट हैं वो है 495। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 800 है, ठीक है। पहले दिन हमने कहा कि सारे के सारे हमें 100% पार्टिसिपेंट्स मिल गए थे। डे 2 में हमें जो है, जो टोटल 305 मेल थे उसमें से केवल 102 मेल का ही हमने डेटा फिल कराया, और जो फीमेल थी 495 उसमें से 160 ही अवेलेबल हो पाई थी। मतलब उसमें 33.4% का डेटा ही अवेलेबल है, और जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स है उनका 32.3%। तो इस तरीके से ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ गई। देखिए, ये वैलिड केसेस है और ये मिसिंग वैल्यूज हैं, इतने लोग सेकंड डे में अवेलेबल नहीं रहे। ऐसे ही डे 3 में भी देखेंगे तो जो लोग हैं और कम हो गए, ये हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं और ये हमारे वैलिड केसेस हैं। तो देखिए, इसमें 18% ही थे, बाकी के जो मेल थे वो प्रेजेंट नहीं थे, और 13.5% फीमेल थी, बाकी की प्रेजेंट नहीं थी। चलिए, अब इसमें देखिए हम जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं इसकी स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो इसमें देखिए मीन आया है 1.5979, ठीक है। मीन का इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे 800 पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने, और खास तौर से जो हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने डे 1 के लिए जो अपना स्कोर दिया है वो दिया है 1.597, ठीक है ना, 1.5979। मतलब 0 और 4 के बीच में जो हमने उनको ऑप्शन दिया था, उनका जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं सबका स्कोर को हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उसको हमने करके ये मीन निकाल लिया। और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है ये है 0.03686। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है स्टैंडर्ड एरर। देखिए, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो मीन वैल्यू है हमारी,
जो सैंपल मीन से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अबाव या बिलो कितना डेविएट कर रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.64365, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, मीन वैल्यू से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितना अवे है, अबाव या बिलो, उसके बारे में बता रहा है। और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी उतना ही हम ये समझेंगे कि डेटा हमारा मीन वैल्यू के आसपास है। दूसरा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें क्या बताता है, स्टैंडर्ड एरर बेसिकली कि जो पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कितना डेविएट हो रहा है, डिफरेंस केवल ये है स्टैंडर्ड डेविएशन में सैंपल मीन से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कितना डेविएट हो रहा है, वो हमारा स्टैंडर्ड एरर है। तो हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन, जितना कम होगा डिफरेंस इसमें उतना ज्यादा डेटा हमारा अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है इसमें, अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है कि जैसे स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या, तो इस तरीके से डबल क्लिक करके हम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है व्हाट इज दिस, ये देखिए ये आ गया। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, ए मेजर ऑफ हाउ मच द वैल्यू ऑफ ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है, जो पॉपुलेशन मीन से हमारा जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जो सैंपल मीन कितना डेविएट हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। दूसरा इसमें देखिए एक चीज और है, ये है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। इसकी जो वैल्यू है ये भी हम निकाल सकते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो मीन वैल्यू से इसको हम निकाल सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसको यूज करके लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल सकते हैं। ये बेसिकली रेंज के बारे में हमें बता रही है कि इसकी रेंज कितनी है। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया कि ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड मतलब ये एक रेंज बता रहा है। और इसको निकालने के लिए देखिए भी हम कैलकुलेटर से इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आई है। जैसे ये हमारा है मीन वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है लोअर बाउंड, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है एक्स बार मतलब मीन माइनस 1.96 या स्टैंडर्ड एरर इंटू 1.96। 1.96 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम 5% पर चेक कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारा 99 पर ले लेते तो फिर उसकी वैल्यू अलग हो जाती है हमारी 2.58 समथिंग। खैर, ये जो 95% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है, ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वो है एक्स बार की 1.15979। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, देखिए 1.597। अब हमने जो फॉर्मूला बताया था लोअर बाउंड के लिए माइनस एक्स बार, तो ये आ गया था हमारा मीन। अब जो ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है वो है 0.0368 इंटू 1.1.96। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1.5256 अप्रोक्सीमेटली। देखिए ये 1.5253। ऐसे ही जो हमारी अपर बाउंड की जो वैल्यू है इसको भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। हमने देखिए ये जो मीन वैल्यू है इसको 1.5979। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये जो वैल्यू है 0.03686 इंटू 1.1.96, ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये आ गई 1.67। ये देखिए 1.670। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बेसिकली ये 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज बता रहा है कि 100 में से 95 टाइम्स हमारा जो
मीन वैल्यू होगी वो इसी रेंज के अंदर होगी। देखिए 1.59 इसी में है। अगर हम 100 में से 95 सैंपल हमारे ऐसे होंगे कि जिनका जो मीन होगा वो इसी रेंज के बीच में होगा। ठीक है, देखिए लोअर बाउंड ये इस तरीके से रेंज ऑफ, ये बेसिकली रेंज है ना। तो इसके बाद जो है ये ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन का मतलब क्या है कि हमने जो ऑब्जर्वेशंस हैं दोनों तरफ के उनका 5% जो है ना, लार्जेस्ट 5% और स्मॉलेस्ट 5% केसेस को एलिमिनेट करने के बाद हमारा जो मीन आया है वो है 1.5858। इसी तरीके से मीडियन भी निकला है। वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। अभी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज बता रहे हैं, बेसिकली डेटा का डिस्पर्सनेस, डेटा कितना डिस्पर्स है मीन वैल्यू से। अब वेरिएंस का चूंकि हमारा जो मीन है वो जो वैल्यू है ये तो है 1.5979 और वेरिएंस ये स्क्वायर में है ना। तो जब इसका स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारी डे 1 की हमने जो स्कोर लिया था वो 0 और 1 की, 0 और 4 की बीच में लिया, तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये उसी, दोनों चीजें सेम ही बता रही है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। मिनिमम देखिए ये है 0.11, किसी ने 0.11 टिक किया और मैक्सिमम जो टिक किया है वो है 3.58। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्पर्सनेस के बारे में बता रहा है कि जो 0 to 4 के बीच में हमने अपने रेस्पोंडेंट को ऑप्शन दिया था, तो मिनिमम किसी ने 0.11 दिया था और मैक्सिमम किसी ने 3.52, तो रेंज आ गई हमारी 3.47। ऐसे इंटरक्वार्टाइल रेंज, जैसे क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 हमारे होते हैं। ये Q2 तो हमारा मीडियन होता है, ये देखिए ये हमारा है Q3। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 माइनस Q1। तो ये जो इंटरक्वार्टाइल रेंज हम मीडियन की तरह ही निकालते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0.86 आ रही है। ऐसे ही स्क्यूनेस बेसिकली बताता है क्या है कि डेटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड। तो इसमें जो डेटा हमें बता रहा है कि हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है, डेटा लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन डेटा का ज्यादा है, और कर्टोसिस उसकी फ्लैटनेस बताता है। तो ये जो दोनों वैल्यू है हमारी -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए दोनों। ठीक है, अब देखिए फीमेल का जो डेटा है इसमें है 1.9151। इसी तरीके से ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ट्रिम्ड मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन इनका थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। और मिनिमम वैल्यू देखिए ये है, किसी फीमेल पार्टिसिपेंट ने 0.02 टिक किया था और मैक्सिमम उसने टिक किया है 20.0। लेकिन अब सवाल यहाँ पर देखिए रेंज जो है ये है 19.98। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि भाई ये जो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो 0 और 4 के बीच में ही अपने रेस्पोंडेंट को टिक करने के लिए कहा था, तो ये मैक्सिमम 20 कैसे कर दिया? तो ये किसी ने हो सकता है एरर हो गई हो, और इसी एक ही आउटलायर की वजह से, एक्सट्रीम केसेस की वजह से ही पूरा जो हमारा डेटा का स्क्यूनेस और कर्टोसिस देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे स्क्यूनेस मेल का अगर हम देखें तो 0.213 आ रहा है, फीमेल का जो कर्टोसिस है वो बिल्कुल स्क्यूनेस और कर्टोसिस बढ़ गया है, कर्टोसिस 160.663। तो डेटा ये नॉर्मल नहीं है, ये वाला डेटा तो इसका नॉर्मल हो सकता है लेकिन ये वाला नॉर्मल नहीं है, क्योंकि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू -1 और +1 के बीच से ज्यादा आ रही है ना। तो ये एक डेटा में हम स्क्यूनेस है या नहीं है इस तरीके से पहचान सकते हैं। ऐसे ही ये डेटा हमारा जो है ये हाइजीन स्कोर जो है हमारा सेकंड डे का है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि किसी ने 20 पॉइंट टिक किया है, वो रेस्पोंडेंट कौन है? 800 रेस्पोंडेंट में उस केस को पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, जो बॉक्स प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट हमें वो बता देता है कि आखिर वो रेस्पोंडेंट कौन सा है। ये देखिए इनका तो स्कोर ठीक है, मेल का 0 और 4 के बीच में मैक्सिमम लोगों ने टिक किया है, लेकिन फीमेल का जो एक स्कोर है ये आ गया देखिए 672 नंबर की जो फीमेल पार्टिसिपेंट है उसने गलती से 20 टिक कर दिया।
तो इसके टिक करने से हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा पूरा गलत आ गया। ये देखिए, ये जो हमारा हिस्टोग्राम बना है इस तरीके से बन गया, जबकि मेल का जो हिस्टोग्राम है वो बिल्कुल सही है। ये देखिए, मेल का जो हमारा हिस्टोग्राम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमने ये जो नॉर्मल कर्व है वो सुपर इम्पोज किया। ये देखिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। लेकिन वहीं अगर हम फीमेल का देखें तो ये हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एक जो आउटलायर है उसकी वजह से पूरा डेटा का नेचर ही चेंज हो गया। देखिए, मतलब आप ये देखिएगा कि 800 केसेस में से अगर एक भी वैल्यू हमारी आउटलायर आ जाता है तो वो पूरे डेटा का नेचर चेंज कर देता है। तो ये जो है 672 नंबर का केसेस। अभी देखिए, यहाँ इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम लोग और गो टू केस। तो ये जो 672 देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको किया और ये हमारे पास जो 672 नंबर का केस था ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद इसको डेटा को हम फिर से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये हमने इसको करेक्ट कर लिया। ये शायद उसने 2.0 टिक किया होगा गलती से, या तो कंप्यूटर में जिसने डेटा एंट्री की है उसकी वजह से हो गया हो। अब देखिए, अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसको हम आउटपुट को हटा देते हैं। अब दूसरा आउटपुट हम लेते हैं। देखिए, हम लोग एनालाइज पर गए, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। चाहे तो हम इसमें एक साथ ये वाला डेटा भी ले सकते हैं। देखिए, ये तीनों जो हाइजीन कंडीशन है, जेंडर वाइज ना लेके हमने तीनों को एक साथ ले लिया। और इसमें देखिए स्क्यूनेस, कर्टोसिस ये भी आ जाएगा, लेकिन ग्राफ इसमें नहीं बनेगा। तो इसको हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दोबारा से वहीं से, ये देखिए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को फिर से एक्सप्लोर करेंगे और ओके किया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास, अब हम देखते हैं कि जो डे 1 की हम बात कर रहे थे, ये मेल पार्टिसिपेंट्स का है स्कोर का जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं, और ये फीमेल का। अब देखिए बिल्कुल ठीक आ गया। पहले जो था हमारा स्कोर बिल्कुल एक ही जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरा गड़बड़ हो गया। मतलब एक ही आउटलायर की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन था डेटा का वो बिल्कुल अलग आ गया था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो वो एक जो आउटलायर को आइडेंटिफाई करने से अब हमारा डेटा जो है उसका नेचर पूरा बिल्कुल सही आ गया। अब इसमें जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, अब देखिए जो फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे थे 0.02 उन्होंने मिनिमम टिक किया, मैक्सिमम 3.69 और जो रेंज आ गई है। और अब स्क्यूनेस देखिए, बिल्कुल जो पहले 8 पॉइंट समथिंग आ रही थी और कर्टोसिस 160 आ रहा था, ये पूरा का पूरा डेटा का नेचर उसने चेंज कर दिया। अब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोस्तों, ये जो डेटा का जो स्टडी करना बहुत जरूरी है हमें, कि डेटा का मीन क्या है, मीडियन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रेंज क्या है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस क्या है। इससे अगर कोई डेटा हमारा आउटलायर है तो वो हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी उस आउटलायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो बॉक्स प्लॉट है, अब हमारा डेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो बॉक्स प्लॉट हमें क्या बता रहा है, बेसिकली ये मीडियन है। मतलब 50% लोगों ने इसके बीच में वैल्यू टिक की है, ये विस्कर्स है। और ये 25% हमारा डेटा है, और ये 20% जो लोअर बॉटम का जो लोअर डेटा है हमारा, लोअर क्वार्टाइल, और ये अपर क्वार्टाइल का डेटा है। तो ये अब बिल्कुल हमारा इसमें डेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये इन केसेस को हम एक्सट्रीम केसेस कह सकते हैं, आउटलायर नहीं कहेंगे। एक्सट्रीम केसेस मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रेंज के बाहर ये डेटा टिक किया है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा हमारा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ये हम डेटा को देखेंगे, जो डे 2 का डेटा है। डे 2 के डेटा में देखिए ये हमारा डेटा स्क्यूड आ रहा है। ठीक है, स्क्यूड का मतलब है पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है डेटा में, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन लोगों ने यहाँ पर टिक किया है। और इसका जो हम नॉर्मल का सुपर इम्पोज करते हैं तो ये देखिए पूरा हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा।
इसका मतलब जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू है वो उस रेंज से -1 और +1 की रेंज से बाहर जा रही है, और वो हम यहाँ पर भी चेक करते हैं डे 2 का डेटा में। देखिए डे 2 का जो डेटा है, ये देखिए ये हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 2 इन नेशनल सेमिनार का, ये स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव 1.452। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन डेटा का ज्यादा है, और कर्टोसिस 2.79। हमने कहा था कि अगर -1 और +1 के बीच में है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू, तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। ऐसे ही हमारा ये फीमेल वाला हमें लग रहा, सॉरी ये तो डे 1 का है, ये डे 2 का देखिए। डे 2 में देखते हैं कि क्या डेटा हमारा फीमेल का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें लग रहा है कि शायद ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यू है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वो -1 और +1 के बीच में है। अब देखिए डे 2 का फीमेल का डेटा हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा, हालांकि इसमें भी जो कंसंट्रेशन है हमने बताया कि, लेकिन ये भी हमें पूरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा है। तो नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमारे पास केस टेस्ट भी है, वो जब हम एज्यूम्पशंस देखेंगे इसके उस तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए डे 2 का हमारा जो बॉक्स प्लॉट है, इसमें केसेस का जो डिस्पर्सन है वो ये दिखाया है। ऐसे ही डे हाइजीन जो हमारा डे 3 का स्कोर है वो ये देखिए, हिस्टोग्राम इस तरीके से आ रहा है, और फीमेल का जो आ रहा है हिस्टोग्राम ये आ रहा है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें नहीं लग रहा है। अब यहाँ भी हम देख लें अपने डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है डे 3 का डेटा। ये देखिए, तो ये -0.706 और ये -0.327, ऐसे ही ये हमारा 0.69 और 0.069। ठीक है, मतलब एक्यूरेट तो हम चेक करेंगे केएस टेस्ट के थ्रू कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, लेकिन ये हमें कुछ आइडिया दे देता है कि अगर डेटा हमारा इस रेंज से बाहर जा रहा है तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने छोटी सी चीजें डिस्कस करी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और अगले लेक्चर पर हम जो है ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे।